नमस्कार मित्रों, आप सभी का डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। हम माने न माने, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि सोशल मीडिया ने हमारी सहायता इस मामले में ज़रूर किया है कि वह अनभिज्ञ पहलू, वह अनछुए पहलू या दौड़ती भागती ज़िंदगी में हमारे पास जिन बातों के लिए समय नहीं है, वह बातें भी कहीं ना कहीं पूरे दिन में हमारे सामने सोशल मीडिया के माध्यम से गुजर जाती हैं। यह सच है कि देश स्वतंत्र हो चुका और हम अमृतकाल में चल रहे हैं, लेकिन संविधान जैसे सर्वोच्च विधिक ग्रंथ के बारे में हमारी संवेदनशीलता शायद हमेशा से नगण्य रही है। एक सामान्य आदमी को तो कभी यह महसूस ही नहीं होता है कि संविधान भी कोई ऐसा नाम है जिसके बारे में उसे संवेदनशील होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। लेकिन 26 नवंबर 1949 के महत्वपूर्ण दिन को हम हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। वैसे तो आपको मैं बताता चलूं कि पूरे विश्व में करीब 7,000 तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि रोज कितने दिवस आपकी नज़रों से होकर गुजरते हैं, लेकिन जब अपने देश की बात हो, संविधान की बात हो, तो यह लगता है कि 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को हमने अंगीकृत किया था, क्यों ना उस पर दो बातें कर ली जाएं। निश्चित रूप से संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रीफेस है, प्रियम्बल जिसको आप उसकी भाषा में कहते हैं, उसमें जो हम है, हम भारत के लोग, जब भी हम शब्द आता है तो यह बात तो आपके भी दिमाग में आती है कि हम का मतलब मैं नहीं, और मैं नहीं तो मेरे जैसे जो और लोग भी हैं, अर्थात चाहे वह अलग धर्म के हों, चाहे जाति के हों, चाहे संप्रदाय के हों, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ हो, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति सब हो, कुछ भी हो, वह सभी लोग अनेकता में एकता के सूत्र में बंध कर जिस हम की निर्माण शैली में आगे बढ़ रहे हैं, उस हम के बाद हमारा देश एक समुच्चय में होगा, जिसको अनुच्छेद 1 में परिभाषित भी किया गया, इंडिया दैट इज भारत। और भारत राज्यों का संघ होगा। और इस अर्थ में आपको इस बात का आनंद आता होगा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, रह सकता है। लेकिन क्या वास्तव में यह सच है? जिस तरह से समय समय पर राज्यों में दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों के विरुद्ध हम हिंसा करते हैं, उनके प्रति प्रतिकार प्रदर्शित करते हैं, वहाँ आकर अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, उस संघ में संघे शक्ति युगे युगे का वो अभाव दिखाई देता है, जहाँ पर हर राज्य एक अलग विधा में दिखाई पड़ता है। और यह विधा तब ज़्यादा महसूस होती है जब आपको संविधान के अनुच्छेद 5 में एक नागरिकता दी जाती है, और जो संपूर्ण भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए एक होती है। और उस नागरिकता के भी एक होने के बाद अनुच्छेद 5 के विपरीत जब आप अनुच्छेद 1 को देखते हैं, जहाँ पर भारत राज्यों का संघ है, तो वहाँ राज्य के आधार पर एक भिन्नता आपको महसूस हो जाती है। जब आप कहते हैं यह तमिलनाडु का है, या कर्नाटका का है, या केरल का है, या मणिपुरी है, या नागालैंड का है, या असमिया है, या उत्तर प्रदेश का है, या बिहारी है, तो आपको लगता है कि भारत के संपूर्ण एकत्व में नागरिक होने में संविधान बनने के बाद भी आज एक कमी दिखाई देती है, क्योंकि आप किसी राज्य विशेष से संदर्भित होकर नागरिक रह जाते हैं, जबकि आपकी नागरिकता सिर्फ एक है। लेकिन जब संविधान में न्यायपालिका की बात होती है, न्याय की बात होती है, आपकी सुरक्षा, संरक्षा, गरिमापूर्ण जीवन की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में आप स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं, इस बात का आपने अनुभव किया है? क्या कोई भी न्याय, कोई भी शिकायत ऐसी है जिसको आप करते हो और आपको उस प्रक्रिया के अंतहीन मकड़जाल में फंसकर यह अनुभव ना होता हो कि हमने इस न्याय को पाने के लिए प्रयास क्यों किया? जिन लोगों ने भी न्याय के दरवाजे को दस्तक दी होगी, उन्हें हमेशा यह महसूस हुआ होगा कि एक तो उनका मानवाधिकार का जो उल्लंघन हुआ, उसके लिए उन्होंने न्याय पाने का प्रयास किया। दूसरा, न्यायपालिका की प्रक्रिया
जिसका उद्देश्य यह है कि किसी गलत व्यक्ति को सजा न हो जाए, उसमें जो व्यक्ति पीड़ित है वह एक अंतहीन प्रक्रिया से होकर गुजरता है, और इस अंतहीन प्रक्रिया के कारण उसका दूसरे स्तर का जो मानवाधिकार उल्लंघन न्यायपालिका की इस जटिलता के कारण होता है, वहाँ आकर क्या कभी आपको नहीं लगता कि संविधान का अनुच्छेद 21 जो गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, जीवन जीने के मौलिक अधिकार की बात करता है, और यही एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो सच मानिए सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से, उसके निर्णय के हिसाब से आपातकाल में भी निलंबित नहीं हो सकता है। और वहाँ आकर गरिमापूर्ण जीवन इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि आपको लगता है कि मैंने न्याय का दरवाज़ा खटखटाया तो क्यों खटखटाया। और यही कारण है कि न्याय से इतर न जाने कितने आभासी न्याय के दरवाजे खुले हैं, जहाँ पर अराजकता के आधार पर कोई न्याय कर रहा है, कोई ठेकेदारी के आधार पर न्याय कर रहा है, कोई हफ्ता वसूली करके न्याय कर रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उस न्यायालय के दरवाजे पर जाने से तो अच्छा है कि तत्काल इस बात का न्याय कर लिया जाए, किसी गुंडे के द्वारा अपने जीवन में आने वाली किसी पीड़ा का न्याय करा लिया जाए, किसी लड़की के जीवन में आने वाली समस्या को क्यों ना 4 लोग मिलकर खुद ही अपने स्तर पर सुधार लें। और यहाँ पर आकर संविधान पर एक अजीब सी हलचल सी दिखाई देती है कि संविधान दिवस पर इस बात पर हम मौन क्यों हो गए। हम सभी कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान से सर्वोच्च कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संविधान में हमने आपने संशोधन किया है, तो वहाँ पर 2 बातें तो आप मान ही लीजिए। एक तो संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में आप करते हैं। इस अनुच्छेद को संविधान में रखने का तात्पर्य ही ये है कि बनाए जाने के समय से ही माना गया कि संविधान अंतिम सत्य नहीं है, इसमें समय समय पर बहुत सी चीज़ों को अंगीकृत किया जाता रहेगा। तो इसका मौलिक स्वरूप तो अक्षुण्ण रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होंगी, और इस तरह से शामिल होंगी कि आप और हम या कोई भी व्यक्ति 42वें संविधान संशोधन से कहाँ मुंह मोड़ सकते हैं, जो मिनी संविधान की तरह स्थापित हो गया 1976 में। ऐसे अर्थ में आकर संविधान पर हमको एक बार ज़रूर यह विचार करना चाहिए। लेकिन संविधान है तो उसकी सर्वोच्चता को कम से कम आधिकारिक रूप से तो मानना ही है, प्रायोगिक रूप से तो व्यवहारिक रूप से हो सकता है वो न हो, और वो नहीं होता है इसका प्रमाण फिर से अनुच्छेद 343 में मिलता है, जहाँ पर आप कहते हैं हिंदी शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस नेशन। शैल बी, पूरा भारत जो अंग्रेजी मय हुआ जा रहा है, अंग्रेजी ना बोलो तो आपको दोयम दर्जे का समझा जाता है, उस भारत में लोग ये इस बात को मानते होंगे कि जहाँ शैल बी लग गया है वह तो अनिवार्य रूप से है। लेकिन स्वतंत्रता के अमृतकाल में अगर वर्तमान सरकार के उस प्रयासों को हटा दिया जाए, जिसमें अब MBBS की पढ़ाई हिंदी में होने जा रही है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई होने जा रही है, हिंदी कभी भी शैल बी के अंतर्गत आ ही नहीं पाई। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा है। जिस तरीके से कॉन्वेंट एजुकेशन की होड़ मची हुई है, जिस तरीके से लोग अतिरिक्त एजुकेशन के लिए लोगों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, और तो छोड़ दीजिए, UPSC संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो सबसे बड़ी कराता है IAS की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, उसमें अनिवार्य रूप से आपको अंग्रेजी में पास होना है। कितनी अजीब सी बात है कि फिजी जैसे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाती है, और अपने ही देश में हिंदी संविधान में बहुत ही कठोर प्राविधानों के होते हुए भी राजभाषा तक नहीं बन पाती है। क्या कभी आपसे इंटरव्यू में, जब आपके पास इंटरव्यू लेटर आया हो या पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आप अपना इंटरव्यू किस भाषा में देना चाहेंगे, खासतौर से हिंदी में और अंग्रेजी के संदर्भ में? अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से हमने अपनी तरह से संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करके अनुच्छेद संविधान को माना है। हमने अपने देश में ही संविधान को अपरिहार्य समझ लिया, हमने अपने ही देश में अंग्रेजी को अपरिहार्य समझ लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। और उससे बड़ी बात जो मैं चाहता हूं कि आज संविधान दिवस जब हम सब मना रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए कि अनुच्छेद
342 यह वह अनुच्छेद है जिसमें भारत में राज्यपाल के द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद राष्ट्रपति किसी मानव समूह को जनजाति घोषित करता है। और जनजाति कौन होंगे, यह अनुच्छेद 366 की उपधारा 25 में व्याख्या है कि जिनको 342 में जनजाति घोषित किया जाएगा वो जनजाति कहलाएंगे। अब महत्वपूर्ण क्या है कि संविधान का क्या हम लोग इस तरह से फ़ायदा लेंगे कि वह देश जिसने 1950 में गणतंत्र होने का गौरव हासिल किया, 1947 में स्वतंत्र होने का गौरव हासिल किया, वहाँ पर आपको मालूम है कुल 212 जनजातियाँ चिन्हित की गई। एक देश में कुल 212 जनजातियाँ थीं। और जनजाति की परिभाषा भी बताने की ज़रूरत नहीं। एक ऐसा मानव समूह जो बिल्कुल अलग थलग बहुत दूर दराज इलाकों में रहता हो, जंगल में रहता हो, जिसने अपने खान पान, वेशभूषा, भाषा सभी की एक विशेष प्रणाली पैदा कर रखी हो और एक निश्चित भूभाग पर रहते हों, जिनका आधुनिकता से कोई संबंध ना हो। उन जनजाति के लोग अगर 75 साल बाद भी बढ़ते जा रहे हैं और 2011 की जनसंख्या गणना के हिसाब से आज जनजातियों समूह की संख्या 1950 से 2012 से बढ़कर 712 के आसपास हो गई है। तो आप सोचिए यह विकास का नकारात्मक पक्ष है या सकारात्मक पक्ष है। और अगर यह सकारात्मक पक्ष है कि हम जनजातियों को चिन्हित अभी भी कर रहे हैं तो फिर विकास पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और अगर विकास हो रहा है तो फिर एक स्थिति ये तो होनी चाहिए कि संविधान के उन अनुच्छेदों का हम गलत उपयोग करके हर थोड़े दिन बाद कुछ नई जनजातियों को चिन्हित ना कर दें। या अगर चिन्हित करना है और संविधान में हम भारत के लोग के अर्थ को स्पष्ट करना है तो प्रशासनिक स्तर पर, तकनीक के स्तर पर तो लोगों को ये मान लिया जाए कि इनमें ये विशेषताएं इसलिए ये जनजातियां हैं। लेकिन विकास और प्रगति के आधार पर यह मान लिया जाए कि भारत के स्वतंत्र होने के 75 साल बाद अब कोई ऐसी जनजाति नहीं बची है जो जंगलों में रह रही है, समाज से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, जिनमें पढ़ाई का पूरी तरह अभाव है। और ऐसे करके तो हम एक ऐसे भारत के निर्माण कर रहे हैं जो जनजातीय देश ज़्यादा बनता जा रहा है। और अगर जनजातीय देश हमको बनाना है तो फिर प्रगति को परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि जनजाति प्रगति के आधार पर एक ऐसा नकारात्मक मानक है जिसमें आधुनिकता के सारे मानकों का अभाव दिखाई देता है। क्योंकि जनजाति ऐसे लोग हैं जहाँ पर ना अस्पताल है, ना शिक्षा है, ना सड़क है, ना स्वास्थ्य के लिए अस्पताल हैं, ना डाकघर है, ना टेलीफोन की सुविधाएं हैं, ना बाजार है। अगर अभी भी भारत में सारा कुछ ऐसे ही है तो फिर भारत में विकास पर क्या अभी तक हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो भारत में करीब 8.6% संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली जनजातियों की अनदेखी क्यों होती रही है, जबकि बहुत सी योजनाएं हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, और उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता होते हुए भी जनजातियों की अनदेखी क्यों होती रही और किसने किया, यह संविधान दिवस पर समझने की आवश्यकता है और होनी चाहिए। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें लगा कि आज संविधान दिवस पर आपसे करना चाहिए और आपको महसूस करना चाहिए क्यों हमने संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत कहा, भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं कहा? अगर हम अपनी संस्कृति के वाहक थे, हैं, रहेंगे तो हमारी संस्कृति तो भारत की संस्कृति थी। भाव, राग, ताल, इन तीनों के समावेश से उद्भूत शब्द भारत में इंडिया तो अंग्रेजों के आने के बाद स्थापित एक सत्य होता, लेकिन अंग्रेजों ने उस संविधान में भी अब परिलक्षित किया कि अब जो भारत है वो इंडिया है, और उस इंडिया में भी भारत का भाव निहित है, जिसने न सिर्फ अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्थापित किया बल्कि भारत की संस्कृति, उसकी अस्तित्व, उसकी गरिमा को दोयम दर्जे का बनाया। और इसीलिए लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत।
जबकि लिखा जाना चाहिए था भारत दैट इज़ इंडिया, क्योंकि भारत में इंडिया का निर्माण करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था, ना कि इंडिया में भारत का कोई निर्माण हुआ था। और हमने कभी भी अपने स्वतंत्रता के समय से इस त्रुटि पर न विचार किया न करना चाहा, जिसके कारण आज भी हमारे अंदर इंडिया वाली फीलिंग ज़्यादा रह गई, भारत की भावना कम रह गई। भाव राग ताल का जो स्वर था वो कहीं विलोपित होता लगने लगा। संविधान दिवस के दिन इस पर एक मंथन होना चाहिए, क्योंकि मंथन एक ऐसा शब्द है, आप भी जानते हैं, जहाँ पर अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा। लेकिन अमृत भी काम आएगा, विष भी काम आएगा। अमृत अगर अमरता की ओर ले जाएगा तो विष हमें नीलकंठ बनाने में सहयोग करेगा। और संविधान दिवस के दिन यह समझने की आवश्यकता है। और अगर आपको लगता है कि इन सारी बातों पर मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, अब उन हर अनुच्छेद पर बात करना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ विशिष्ट अनुच्छेदों की ही बात किया है, ताकि छोटे से वीडियो में आपके अंदर यह भावना पैदा करने का प्रयास कर सकूं कि वास्तव में संविधान दिवस का अर्थ क्या होना चाहिए और उस दिन हमें करना क्या चाहिए। संविधान को हमने क्यों नहीं स्वीकार किया आज तक, हमें क्यों नहीं मौलिक अधिकार आज तक याद हैं, हम क्यों नहीं जानते हमारे मौलिक अधिकार कौन से हैं और इसके प्रति संवेदनशील हम आज तक क्यों नहीं पूरे भारत को बना पाए। हमने एड्स पर कार्यक्रम चलाए, हमने टीवी पर कार्यक्रम चलाए, हमने न जाने कितने दूसरे कार्यक्रम पे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन देश में मौलिक अधिकार एक एक नागरिक को पता होता, ऐसा क्यों नहीं हुआ। संविधान दिवस पर इसकी चर्चा होनी ही चाहिए और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया। अगर आपको यह अच्छा लगे, आलोक चांटिया की बातें समझ में आए तो इसे दूर तक ले जाएं, ताकि हम आप मिलकर एक समग्र राष्ट्र का उस भारतीय संविधान के प्रकाश में निर्माण कर सकें जिसकी प्रतिध्वनि में गरिमापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता के भाव छुपे हैं। नमस्कार।